हम अभाव की चर्चा कर रहे थे, है ना। अभाव में हमने प्राग अभाव और प्रध्वंसाभाव देखे हैं। ठीक। जैसे हम एक चर्चा करते समय ये देख रहे थे कि जो जो पदार्थ कहीं पर रखा होता है, तो जिस पर रखा होता है उसे आधार कहते हैं ना। और जो रखा होता है उसे क्या कहते हैं? आधेय। ठीक। आधार और आधेय, जो रखा होता है उसे आधेय कहते। वैसे संस्कृत में आधेय कहते, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं उसके लिए? आधार शब्द प्रसिद्ध है कि नहीं? आधार शब्द के बारे में किसी को संदेह नहीं कि हाँ ये इसका आधार है। लेकिन जो आधार पर रखा होता है उसके लिए कोई शब्द प्रसिद्ध है ना। ऐसा ही बोलना पड़ता है, वो जो उस पर रखा हुआ है ना, वो जो रखी हुई चीज, ऐसा करके बोलना पड़ता है। लेकिन आधार जैसे एक शब्द में हम बड़े सरलता से प्रकट कर देते हैं, तो वैसा प्रकट करने के लिए प्रचलित शब्द, विरल शब्द कोई होगा कोने में, वो बात अलग है। प्रचलित शब्द बहुल प्रचार में हो, ऐसा कोई शब्द हमें दिखाई देता नहीं। संस्कृत में उसके लिए क्या शब्द है? आधेय, है ना। वैसे कोई पदार्थ यदि नहीं है, तो जो नहीं है उसको क्या कहना है? प्रतियोगी। प्रतियोगी। जो नहीं है उसको क्या कहना है? प्रतियोगी। जैसे अभी गर्मी का अभाव है कि नहीं वातावरण में? तो गर्मी का अभाव है, तो इस अभाव का प्रतियोगी कौन है? गर्मी। अब हम अभाव की चर्चा कर रहे, तो सभी छात्र सुखी है, तो दुख का अभाव है। तो दुख का यदि अभाव है तो प्रतियोगी कौन है? तो हम यदि कहे कि दुख का अभाव बना रहे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दुख सदा प्रतियोगी बना रहे। दुख का अभाव बना रहे ऐसा कहना और दुख प्रतियोगी बना रहे ऐसा कहना एक ही बात है। हाँ, अच्छी बात है। जैसे कि कहीं पर आंधी चल रही है और कुछ कपड़े वपड़े उड़ रहे हैं मान लो, तो किसने जाकर के पत्थर रख दिया कपड़े के ऊपर, तो वो कपड़ा उड़ने का रुक गया। तो हम चाहेंगे कि वो पत्थर है वहीं पर बना रहे, आधे के रूप में वहां बना रहे, कपड़ा आधार बना रहे और आधे के रूप में पत्थर बना रहे, है कि नहीं? तो पत्थर का जैसे आधे के रूप में बना रहना वहां हितावह है, वैसे यहाँ पर दुख का प्रतियोगी बने रहना हमारे लिए अच्छा है ना। ठीक। तो जो नहीं होता है, जिसका अभाव हो जाता है, उसका उसे प्रतियोगी कहते हैं, है ना। प्रतियोगी कहते, ये ध्यान में रखना। ये पारिभाषिक शब्द आगे आगे आवश्यक होते, इसलिए अच्छी बात है। तो हम थोड़ा सा, जो हमारा विषय जिस दिशा में बढ़ रहा था वो ये था कि जैसे कि हम वो उदाहरण में लिए थे कि भाई राजा राम को वो एक घड़ा खरीदना था और वो शिवांश को लेकर के गया इत्यादि। हम चर्चा, हमारा उदाहरण हमने ऐसा बना के रखा था। उसमें हमारे सामने जैसे आया कि भाई चलो कुलाल के घर चले गए, कुम्हार के घर, और देखा कि वो घड़ा बना रहा है, तो इह कपालयोः घटो भविष्यति, ऐसा उनको जब प्रतीत हुआ। तो जो बनने वाला घट है वो तो अभी है नहीं। जिस क्षण बनेगा तो उस घट का ये जो अभी जो अभाव है वो समाप्त हो जाएगा। तो घट के उत्पत्ति के पहले रहने वाला और घट के उत्पत्ति के क्षण जो समाप्त हो जाता है, जिसका अंत हो जाता है, उस अभाव को क्या कहते हैं? प्राग अभाव। तो यह ध्यान में रखना है कि घट के उत्पत्ति के पहले रहता है और घट उत्पत्ति क्षण से जो समाप्त हो जाता है, उस जिसका अंत हो जाता है ना। ये आवश्यक है प्राग अभाव के लिए। और प्रध्वंसा अभाव कैसा देखा था हमने?
कि वो जो घड़ा है वो टूट गया, फूट गया, तो उसी क्षण से जिसका आरंभ होता है और वो उस जिसका अंत कभी भी नहीं होता है, ऐसा प्रध्वंसा भाव, ऐसा हमने देखा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक उदाहरण को सजा रहे थे जिससे कि हमें एक अवधारणा स्पष्ट करनी थी कि उस उदाहरण को ऐसा समझो कि जैसे कि 10 बजे घड़ा उत्पन्न हुआ, है ना। समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। 10 बजे घड़ा उत्पन्न हुआ तो उसका जो प्राग अभाव है वो उसका अंत हो गया। लेकिन मैंने जैसे बोला कि राजा राम और शिवांश दोनों चले गए सुनार के घर, तो सुनार के घर में तो वो घड़ा नहीं था। 11 बजे तक वही रुके वो लोग। तो 11 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे के अंदर भी सुनार के घर में उस घड़े का अभाव था और उसके पहले भी अभाव ही था, है कि नहीं। तो सुनार के घर में उस घड़े का एकदम अनादि अभाव चल रहा है और 11 बजे जब वो जो कुम्हार है वो सुनार के घर में उस घड़े को यदि ले आता है, 2 घड़ों को लेके आता है, तो तब 11 बजे वो अभाव उसका अंत हो जाएगा, ऐसा आपाततः हमें लग रहा है। तो अब यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि अनादि तो है और शांत भी है, प्राग अभाव जैसा लग रहा है, लेकिन वो 11 बजे समाप्त हो रहा है, 10 बजे नहीं, है कि नहीं। तो यह एक, अब हमने क्या देखा कि घट के उत्पत्ति होने से जो अभाव समाप्त हो जाता है वो प्राग अभाव था। घट तो 10 बजे उत्पन्न होके रहा है, ये तो 11 बजे तक चल रहा है कि नहीं। तो इसको क्या प्राग अभाव कहे, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। तो हमने जैसे देख के रखा है कि भाई ये तो प्राग अभाव जैसा तो लगता है क्योंकि ये अनादि और शांत लगता है, लेकिन घट के उत्पत्ति के क्षण में इसका अंत नहीं हुआ है, इसलिए इसको प्राग अभाव कहना थोड़ा कठिन जा रहा है। लेकिन यदि हम कहे कि अनादि शांत इतना यदि कहना शुरू कर दे, तो अनादि शांत कहने से ये लगता है कि भाई 11 बजे तो इसका अंत हो रहा है, तो ये भी प्राग अभाव के अंदर आना चाहिए, ऐसा सामान्यतः मन में आता है। ठीक है, अब आपकी आवाज नहीं, आवाज कट रही है। तो जैसे कि 10 बजे भी एक अभाव समाप्त हो रहा है, दूसरा 11 बजे समाप्त होता हुआ लग रहा है हमें। ठीक है, तो जो अभाव 10 बजे समाप्त होता है वैसा अभाव ये 11 बजे वाला भी लग रहा है, लेकिन दोनों में अंतर एक है कि एक घट के उत्पन्न होने से समाप्त हो रहा है और दूसरा घट के उत्पन्न होने के बाद उस समाप्त हो रहा है ना, ये उसमें अंतर आ रहा है। अब इसमें ऐसा है कि जैसे 11 बजे से 12 बजे तक वो दोनों घड़े वहीं पर थे, वो जो सुनार है सुनार के घर में थे। 12 बजे से उठा करके वो ले गए अपने घर। ठीक है, 12 बजे से अपने घर ले गए और अपने घर में जाकर के वो घड़े रख दिए 1 बजे। लेकिन क्या हुआ कि उसमें से मैंने जैसे बोला कि इसको हम हमारे अनुकूल उस उदाहरण को थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं। शिवांश ने घड़ा 1 बजे तोड़ दिया, उससे हाथ से गिर गया, फूट गया, वो नहीं हो पाया, कुछ समस्या हो गई, फूट गया उसका घड़ा। तो 1 बजे के बाद शिवांश के घर में उस घड़े का अभाव हो गया, ले तो गया था, रखा था, लेकिन वो फूट जाने के कारण वो घड़ा अब नहीं, घड़ा नहीं रहा, तो उधर उसका अभाव हुआ, है ना। अब देखो कि वह सुनार के घर से जब घड़ा उठा के ले गए तो वहां 12 बजे से उठाया था। अब 12 बजे से सुनार के घर में एक अभाव शुरू हुआ। 11 से 12 बजे तक घड़ा सुनार के घर में था, तो वहां घड़ों का भाव था। जैसे घड़े 11 बजे उठाकर ले गए तो वहां एक अभाव शुरू हुआ। अब घर में जाकर के शिवांश का घड़ा जब 1 बजे फूट जाता है घर में, तो वहां और एक अभाव शुरू हुआ उसके घर में।
जी तो यहाँ पर हमें दो अभाव शुरू होते हुए दिखाई दे रहे, एक सुनार के घर में और एक शिवांश के घर में। ठीक है ना? अब जो शिवांश के घर में अभाव शुरू हुआ है वो घड़ा फूटने के बाद शुरू हुआ है, घड़ा फूटने के क्षण से। और सुनार के घर में जो अभाव है वह अभाव घड़ा घड़ा तो है, घड़ा फूटा टूटा नहीं है, फिर भी उधर अभाव शुरू हुआ। ऐसे दो अभाव यहां दिख रहे हैं। अब क्या है कि शिवांश का घड़ा चूंकि टूट गया है तो शिवांश का घड़ा फिर से सुनार के घर में लाके नहीं रख सकते, अब खेल समाप्त। तो सुनार के घर में वो अभाव का कोई अंत ही नहीं होने वाला, वह चलता ही रहेगा। और शिवांश के घर में भी वो घड़ा टूटने के कारण जो अभाव है वो उसका भी अंत नहीं होने वाला, वह चलता ही रहेगा। दोनों अभाव उनका आदि है लेकिन अंत नहीं, तो वो सादि अनंत लग रहे हैं। ठीक है। अब ऐसा हुआ कि राजा राम ने घड़ा घर में रखा, बढ़िया से पानी भरा, ठंडा ठंडा पानी होता है, बहुत आनंद आया। अगले दिन क्या हुआ कि राजा राम को सुनार के घर में वो जो सोने का काम दिया था वो था, तो वो अगले दिन उसको सोना लेने जाना था, जो काम कान में बाली वाली कुछ लगाने के लिए। तो उसने सोचा कि ये घड़ा इतना ठंडा पानी देता है बढ़िया से, मैं घड़े को साथ में ले जाता हूँ, जब चाहे तब पानी पी लूंगा और मुझे बड़ी सुविधा होगी। तो वो पानी ले घड़ाई लेके गया साथ में, और सुनार के घर में जहां पर वो रखा था उधर रख दिया। तो सुनार के घर में देखो, राजा राम का घड़ा सुनार के घर में 11, पहले दिन 11 बजे रखा था, दूसरे दिन फिर 11 बजे मान लो रख दिया, है ना? तो जिस सुनार के घर में ऐसा एक अभाव दिखाई देता है, जो उस दिन 11 बजे रखा था 12 बजे घड़ा उठा के ले गया, तो 12 बजे वो अभाव शुरू हुआ, अगले दिन 11 बजे मिटा, है ना? 12 बजे घड़ा उठा के ले गए तो घड़े का अभाव शुरू हुआ था, और फिर अगले दिन 11 बजे वो घड़ा ला करके रखा तो अभाव मिट गया, क्योंकि घड़ा तो वही है तो अभाव तो चला जाएगा, है ना? तो यहां पर एक अभाव ऐसा दिख रहा है जिसका आरंभ भी हो रहा है और जिसका अंत भी होते दिखाई दे रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। अब देखो हमारे पास क्या है, 5 अभाव सामने उदाहरण में आए। एक तो घड़ा बनने के समय तक जो अभाव बना था वह घड़ा बना हुआ है, फिर भी 11 बजे जब घड़ा, वो 10 बजे घड़ा बना, तो 11 बजे जब कुम्हार के घर, सुनार के घर में घड़ा ले गए तो 11 बजे तक दिखने वाला और एक अभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब 12 बजे जब सुनार के घर से घड़े उठा के ले गए तो वहां पर अभाव शुरू हुआ, वो एक अभाव दिखाई दे रहा है। शिवांश जब 1 बजे घड़ा घर ले जाता है, उधर रखता है, थोड़ी देर में टूट जाता है, तो शिवांश के घर में उस घड़े का अभाव 1 बजे से शुरू होता है। तो ये 4 अभाव हो गए, है कि नहीं? हाँ। और एक अभाव ऐसा दिखाई दे रहा है कि राजा राम ने अगले दिन वो घड़ा वो सुनार के घर में लाके रखा, तो वो 12 बजे, पहले दिन 12 बजे शुरू हुआ था, अगले दिन 11 बजे समाप्त हुआ। ऐसा एक अभाव जिसका आदि भी है अंत भी, ऐसा भी दिख रहा है। ऐसे 5 अभाव दिख रहे। और एक अभाव हमें दिखाई देगा कि जो दूसरा सुनार है ना, दूसरा सुनार था, ये लोग उसके घर में गए ही नहीं, तो वो घड़ा दूसरे सुनार के घर गया ही नहीं कभी। तो ये इन्होंने कुम्हार ने 11 बजे सुनार, इस पहले सुनार के घर में घड़े लाए, और ये लोग 12 बजे उठा के ले गए, फिर वो 1 बजे घर घर पहुंचे, घर में रखे, लेकिन दूसरे सुनार के घर गए ही नहीं। तो शिवांश का जो घड़ा है वो दूसरे सुनार के घर में कभी गया भी नहीं, आया भी नहीं, और टूट भी गया है। तो दूसरे सुनार के घर में शिवांश के घड़े का सदा अभाव बना रहेगा। तो वो जो दूसरे सुनार के घर में घड़े का अभाव है, वो उसका न कोई आदि है न कोई अंत है। ऐसा छठा प्रकार हमारे सामने आ रहा है।
जी गुरुजी। पक्का है, ध्यान में अभी आ रहा है? 6 प्रकार कौन से हैं? एक तो घट उत्पत्ति होने से 10 बजे समाप्त होने वाला अभाव, सुनार के घर में 11 बजे घड़े रखने से समाप्त होने वाला दूसरा अभाव, 12 बजे घड़े उठा के ले गए सुनार के घर से तो वहां जिनका अभाव अभाव का आरंभ हो रहा है वह अभाव, एवं 1 बजे घर में घड़े पहुंच गए थे, वहां पर रखे और टूट गया शिवांश का घड़ा, तो वहां जो शिवांश के घड़े का अभाव शुरू हुआ वो अभाव शुरू हुआ, उस वो एक अभाव। और ये राजा राम ने अगले दिन 11 बजे 11 बजे फिर सुनार के घर घड़ा ला करके रखा, तो पहले दिन 12 बजे शुरू हुआ, अगले दिन 11 बजे समाप्त हुआ, ऐसा भी एक अभाव बीच में दिख रहा है। और दूसरे सुनार के घर में ये गए ही नहीं थे, तो वहां जो अभाव है उसका न कोई आदि है और न कोई अंत है। हाँ, ये हो सकता है कि राजा राम का घड़ा राजा राम के हाथ में है। चलो, तो 6 अभाव जो मैं कह रहा था कि एक तो घड़ा उत्पन्न होने तक 10 बजे तक दिखने वाला पहला अभाव है ना, सुनार के घर में 11 बजे जब घड़ा रखा गया तो दूसरा अभाव, 12 बजे घड़ा उठा के ले गए तो सुनार के घर में जिस अभाव का आरंभ हुआ तीसरा अभाव, और शिवांश के घर में घड़ा ले जाने के बाद वहां वो फूट गया तो शिवांश के घर में और एक अभाव शुरू हुआ, चौथा अभाव। राजा राम ने जिस सुनार के घर से 12 बजे घड़ा उठा के लाया था उस घर में अगले दिन फिर 11 बजे घड़ा ला करके रखा, तो जो जिस अभाव का आरंभ हुआ और अंत हुआ ऐसा एक पांचवा अभाव। और दूसरे सुनार के घर ये गए ही नहीं थे, घड़ा पहुंचा ही नहीं, तो वो उस घर में कम से कम शिवांश के घड़े का सदा के लिए अभाव रहेगा, क्योंकि शिवांश का घड़ा अब आने वाला नहीं है, तो उस घर में उस अभाव का न आदि है, कब शुरू हुआ ऐसा भी नहीं, और उसका कभी अंत भी नहीं होगा, तो वो अनादि अनंत ऐसे एक अभाव दिखाई दे रहा है। ऐसे 6 अभाव हमारे सामने अभी है। उसमें से 2 अभाव हमें स्पष्ट है, 2 अभाव जो कि घट के उत्पत्ति से जो अभाव समाप्त हो जाता है वह प्राग अभाव है ना। घट के टूटने से जो अभाव शुरू होता है वह घट के उत्पत्ति से जो अभाव का जिस अभाव का अंत हो जाता है वह प्राग अभाव है, और घट फूटने से जो अभाव आरंभ होता है वह प्रध्वंस अभाव है। ये 2 तो हमें पता है, लेकिन बाकी 4 अभावों की क्या गति है ये प्रश्न बना रहता है, उनको क्या कहे। तो उसमें और एक समस्या उत्पन्न होती है कि जैसे मान लो कि वो 11 बजे सुनार के घर में रखा था, फिर 12 बजे उठा के लेके गए, तो अब शिवांश ने अपने घर में रखा और राजा राम ने अपने घर में रखा, तो शिवांश के राजा राम के घर में 1 बजे तक तो एक अभाव था ही ना, जो कि घड़े रखने से मिटे थे, है ना। तो वहां पर एक अभाव दिखाई देगा। और उसके बाद मान लो राजा राम ने 1 बजे अपने घर में रखा, फिर 2 बजे और दूसरे के घर में रखा, 3 बजे तीसरे के घर में रखा, नया नया घड़ा लाया है, मैं इसको दिखाता हूँ उसको दिखाता हूँ कितना ठंडा पानी देता है। तो हर घर में जब जब घड़ा रखा जाएगा तब तब वहां जो अभाव मिटेगा, ऐसा एक 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 अलग अलग अभाव दिखाई देगा, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे अभाव होने की संभावना है। इतना ही नहीं, जहां से घड़ा उठा के ले गया तो वहां एक अभाव आरंभ होने वाला है, घड़ा उठा के ले गए कि वहां अभाव का आरंभ होता है, दूसरे जगह घड़ा रखा फिर वहां से उठा के ले गए वहां अभाव आरंभ होगा। तो अलग अलग समय में अंत होने वाले, अलग अलग समय में आरंभ होने वाले, ऐसे कितने सारे अभाव होना शुरू हो जाएगा। ये समस्या है। जैसे दूसरे सुनार के घर में एक अभाव था, तो ऐसे सैकड़ों सुनार हो तो उनके घर में भी इस घड़े का अभाव रहेगा कि नहीं रहेगा। सैकड़ों सुनार क्यों, वो घड़ा जहां है वहां छोड़ दे तो बाकी सभी स्थानों पर अभाव ही रहेगा। सैकड़ों क्यों, हजारों स्थानों पर अभाव होगा कि नहीं होगा। तो इतने अभाव हमारे सामने आ रहे, केवल 6 क्यों, कितने सारे अभाव हमारे सामने आ रहे। केवल मैं 6 इसलिए बता रहा था
कि वो थोड़े से पकड़ में आ जाए कि हाँ इतने अलग अलग अभाव है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो 11 बजे समाप्त होता है वही अभाव 12 बजे वाला समाप्त होने वाला मानना चाहिए, 1 बजे समाप्त होने वाला अभाव, ये तीनों को एक मानो। तीनों को एक मानने से तो एक का अंत होने से दूसरा बना हुआ है, दूसरे का अंत होने से तीसरा बना हुआ है, तो इनको एक मानना भी कठिन हो जाता है ना। जी यदि एक ही माने तो सबका एक ही समय अंत हो जाना चाहिए, तो वो तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए उनको अलग अलग मानना पड़ रहा है। तो ये अभाव का प्रकरण इस प्रकार से जटिल समस्या में फंसा हुआ है। और इसके कारण ये यदि अभाव नहीं होता तो अच्छा लगता है कि इस चर्चा बंद हो जाती है, इसका क्या समाधान करे, अनंत अभाव बने हुए हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि परागाभाव और परध्वंसाभाव जो है वह तो हमने पता कर लिए कि वो क्या है, कैसे है, लेकिन इनके बारे में कि ये इतने अनंत अभाव बनते जा रहे हैं, इनका क्या करे। अब इनका क्या करे, इसमें न्याय क्या समाधान करता है यह हमें देखना चाहिए। इसका समाधान कैसा करेंगे, इतने अभाव हर एक का अलग अलग नाम देते बैठे क्या, इतने अभाव माने क्या। तो न्याय का कहना है, देखो ऐसा हम इस पर हमारा ये कहना है कि जो अभाव जो है वह अपने अधिकरण में स्वरूप संबंध से रहता है। अभाव अपने अधिकरण में किस संबंध से रहता है, स्वरूप संबंध से। जैसे जैसे ये पदार्थ है, यह मेरे हाथ में संयोग संबंध से है ना। ये पदार्थ मेरे हाथ में किस संबंध से है, संयोग संबंध से है। तो वैसे यदि पदार्थ को मैं हटा लूं तो हाथ पर इस पदार्थ का अभाव है कि नहीं। जी तो ये अभाव इस हाथ पर किस संबंध से है, अरे पदार्थ संयोग संबंध से है, लेकिन अब पदार्थ हटाने से तो यहाँ अभाव आ गया। तो अभाव अभाव किस संबंध से रहेगा, और पदार्थ किस संबंध से है, अभाव किस संबंध से है, ध्यान में रखिए। अभाव जो है वो स्वरूप संबंध से रहेगा, और ये पदार्थ अभी इस स्थिति में वो है संयोग संबंध से। ठीक है, अच्छी बात है। अब अभाव जो है वो स्वरूप संबंध से रहता है, तो न्याय का कहना है कि देखो ये जो दो अभाव है, प्राग अभाव प्रध्वंस अभाव, ये बढ़िया है, इसके बारे में कोई संदेह हमें नहीं हो रहा है। बाकी अभावों का हमें ऐसा कहना है कि वो सभी अभावों को एक कर देंगे, एक ही अभाव ऐसा बना देंगे। और उसका क्या करना है कि वह अभाव जो है अभी एक ही मानने से क्या होगा कि उसका न आदि है न अंत है ऐसा मानना पड़ेगा, अनादि अनंत ऐसा उसको मानना पड़ेगा। क्योंकि वो एक सुनार का घर छोड़ दिया तो बाकी बहुत स्थानों पर वो अनादि अनंत बना हुआ है। तो वो अनादि अनंत एक अभाव है, उसका न कभी आदि आरंभ होता है न कभी अंत होता है। अब प्रश्न उपस्थित होता कि ऐसा अनादि अनंत अभाव यदि आप मानते हैं तो सुनार के घर में जब 11 बजे तक राजा राम खड़ा था, शिवांश खड़ा था, तब तक वो अभाव वहां प्रतीत हो रहा था। जैसे कुम्हार ने वो घड़ा ला करके 11 बजे वहां रखा तो वो तो अभाव तो मिट गया। तो अनादि अनंत अभाव तो यहाँ मिटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे समर्थन करना है। उसका उत्तर ये है कि अभाव मिटता ऐसा मत कहो, अभाव की प्रतीति नहीं होती। अभाव की प्रतीति, अभाव का बोध होना जो है वो नहीं होता है। क्योंकि न्याय कहता है, न्याय दर्शन का कहना यह है कि अभाव जो है जब स्वरूप संबंध से रहता है तब प्रतीत होता है। यह वाक्य महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है। अभाव की प्रतीति कब होगी, जब वह स्वरूप संबंध से रहेगा। ठीक है, स्वरूप अब जब घड़ा रखा जाता है, मान लो घड़ा
10 बजे उधर था, 11 बजे यहाँ ला करके रखा, तो इधर भूतल पर घड़ा रखने से वह जो स्वरूप संबंध है, वह स्वरूप संबंध से अभाव नहीं रहता है, स्वरूप संबंध का अंत हो जाएगा। वहां पर स्वरूप संबंध से अभाव नहीं रहेगा। तो स्वरूप संबंध का आरंभ होगा, स्वरूप संबंध का अंत होगा। तो स्वरूप संबंध का जब अंत हो जाएगा तो वहां पर अभाव की प्रतीति नहीं होगी। अभाव जब स्वरूप संबंध से रहेगा तो पता चलता है, स्वरूप संबंध से नहीं रहेगा तो पता नहीं चलता है। और यह जो घड़ा ला करके रखा, उस समय वह स्वरूप संबंध का अंत हो गया, और इसलिए उस स्थान पर उस अभाव की प्रतीति नहीं हो रही है। तो इससे क्या होगा कि एक ही अभाव मानने से हमारा काम चल जाता है। सभी स्थानों पर यह अभाव है, अनादि अनंत है। जिस जिस स्थान पर वो स्वरूप संबंध से विद्यमान है वहां वहां प्रतीत होता है, और जिस जिस स्थान पर वह स्वरूप संबंध समाप्त होता है उस स्थान पर वह प्रतीत नहीं होता है। तो घड़ा तुम यहाँ रखो, वहां रखो, वहां रखो, तो जहां रखोगे वहां पर वो अभाव की प्रतीति नहीं होगी, और जहां पर नहीं रखोगे घड़ा वहां पर उसकी प्रतीति होती रहेगी। नहीं तो क्या होगा कि जैसे मान लो घड़ा उठाया, घर के एक कोने में रखा, घर के एक कोने में रखा तो घर में तो घड़ा है, लेकिन घर के एक कोने में है, दूसरे कोने में नहीं है ना। तो अब क्या है कि एक कोने से उठा करके दूसरे कोने में यदि रख दे तो दूसरे कोने का अभाव मिट गया, लेकिन पहले कोने में अभाव शुरू हो गया। तो क्या पहले कोने से अभाव उठ करके दूसरे कोने से अभाव उठ करके पहले कोने में चला गया क्या? जैसे हम दो चीजें हैं, ये यहां से यहां स्थान परिवर्तन कर दिया, तो भाई इधर घड़ा था वो इधर लाके रखा, तो अभाव यहां बैठा था, ये उठ करके उधर चला गया। ऐसा कुछ होना है क्या? नहीं। अभाव जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ ऐसा कहो ना कि घड़ा यहां पर लाया तो अभाव यहां चला गया, ऐसा यदि कहोगे तो जी गुरुजी। तो मतलब वो जो ये होता है ना, म्यूजिकल चेयर कहते हैं ना, क्या वो वाला है ना, या खो 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 होता है कि ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, तो ये अभाव यहाँ आ गया, घड़ा वहां चला गया। लेकिन अभाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ? नहीं जाएगा। वो सभी जगह रहता है। क्या भाव सभी जगह रहता है? अभाव एक जगह से दूसरे जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सभी जगह रहता है भाव। अरे देखो, घड़े का अभाव एक कोने में है, दूसरे कोने में नहीं है। तो घड़े का अभाव तो एक कोने में है, दूसरे कोने में, तो सभी जगह अभाव, ऐसा कैसे कह सकते हो? भाव की प्रतीति नहीं हो रही। अब हम वो अभाव की प्रतीति नहीं हो रही है मुद्दा ला करके रखा है, लेकिन सामान्य व्यवहार में हमें क्या दिखता है, एक कोने में अभाव है, दूसरे कोने में नहीं है। तो ये एक कोने से अभाव उठ करके दूसरे कोने में चला गया, ऐसा मानने में क्या कठिनाई है? उसका देखो, हमने क्या देखा है कि हमारे जो न्याय के पदार्थ है उसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इस क्रम से है कि नहीं? तो उसमें जो गुण है वो द्रव्य में रहता है, ऐसा हमने देखा था पहले। गुण केवल द्रव्य में रहते हैं, कर्म भी किसमें रहता है? द्रव्य में भी रहता है। तो कर्म द्रव्य में ही रहता है, द्रव्य छोड़कर कहीं पर भी नहीं रहता है। तो इसका क्या अर्थ निकालना है कि कर्म जो है न गुण में रहता है, न कर्म कर्म में रहता है, न कर्म सामान्य में है, न विशेष में है, न समवाय में है, न अभाव में है। तो कर्म अभाव में नहीं रहता, ठीक है। और कर्म यदि अभाव में नहीं रहता तो अभाव कैसे यहां से वहां जाएगा? वही तो नहीं जाता। हाँ, तो कर्म जो है केवल द्रव्य में रहता है, केवल मूर्त द्रव्य में ही रहता है,
और अभाव में कर्म नहीं रहता है, और कर्म अभाव में न रहने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभाव नहीं जाएगा। ठीक है यहां तक? जी। अच्छी बात है। तो अभाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा। जी। अब इसीलिए हमने जो यहाँ पर न्याय का समाधान जो लाया था कि ये जो 6 अभावों में 2 अभाव, 6 नहीं अनंत अभाव है, उन अनंत अभाव में 2 अभाव हमें समझ में आते हैं कि वो जो 2 अभाव है वह प्रागभाव प्रध्वंसाभाव है। बाकी सभी अभावों के बारे में उनको सबको इकट्ठा करके उसको नाम दे दिया अत्यंताभाव। क्या नाम दिया? अत्यंताभाव। अत्यंताभाव शब्द से ये सभी अभाव लिए जाएंगे, और ये अत्यंताभाव जो है उसका न कोई आदि है न कोई अंत है। तथापि जिस स्थान पर वो घड़ा प्रतियोगी ला करके रखा जाएगा, घड़ा इत्यादि प्रतियोगी जो है वो ला करके रखेंगे, उस स्थान पर उस अभाव का जो स्वरूप संबंध है उसका अंत हो जाएगा, और स्वरूप संबंध से अंत होने से वहां पर अभाव की प्रतीति नहीं होगी। ठीक है? अभाव की प्रतीति नहीं होगी। तो इसलिए अभाव जब स्वरूप संबंध से रहेगा तब उसकी प्रतीति होती है, स्वरूप संबंध से नहीं रहेगा तो प्रतीति नहीं होती। प्रतियोगी को, घड़े को ला करके उस स्थान पर रखने से वहां का स्वरूप संबंध नहीं रहता, और इसीलिए वहां पर अभाव की प्रतीति नहीं होती। ध्यान रहेगा? जी। बढ़िया। तो ये है अत्यंताभाव। अत्यंताभाव कहने से सामान्यतः हमारे मन में ये भावना उपस्थित होती है कि जैसे कि वंध्यापुत्र है, वंध्यापुत्र। वंध्यापुत्र की क्या समस्या है कि वंध्या किसे कहते हैं कि जिसको पुत्र नहीं होता, ऐसी महिला को वंध्या कहते हैं ना। अब वंध्या, यदि वंध्या को पुत्र हो जाए तो उसको वंध्या नहीं कह सकते। और यदि पुत्र नहीं है तो वंध्या पुत्र कोई होगा ही नहीं। हाँ, तो वंध्या पुत्र कभी भी इस विश्व में किसी को भी नहीं मिलने वाला है, न इतिहास में मिलेगा, न आगे चलकर मिलेगा, न अभी मिलेगा, न किसी अन्य लोक में मिलेगा, दिव्य लोक में, नीचे किसले लोक में, सपने में भी नहीं होगा। क्यों प्रखर, तुम्हारे सपने में वंध्या पुत्र होगा? सीधा बैठो प्रखर। नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे पुत्र हो जाएगा उसको वंध्या कहना कठिन हो जाएगा, तो इसलिए वंध्या पुत्र नहीं होगा। तो सामान्यतः हमें क्या लगता है कि अत्यंत शब्द होने से, अत्यंता भाव में अत्यंत शब्द होने से ऐसा लगता है कि जो पदार्थ कभी है ही नहीं उसका अत्यंता भाव मानते हैं। ऐसा सामान्यतः एक भावना मन में आती है, लेकिन यह ठीक नहीं है। अत्यंता भाव उसी का होगा जो पदार्थ प्रसिद्ध है, मतलब जगत में कहीं ना कहीं है या था, है ना। जो पदार्थ विश्व में कभी 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 था या है, यहाँ हो या अन्य स्थान पर हो, उसी का ही अत्यंता भाव होगा। वंध्या पुत्र का अत्यंता भाव नहीं माना जाएगा। ध्यान रहे, वंध्या पुत्र का अत्यंता भाव नहीं माना जाएगा। क्या है कि जैसे हमारे पास अभाव है जी, किस चीज का अभाव है बताइए? पता नहीं। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, पता नहीं, ऐसे तो अभाव तो है लेकिन किसका अभाव ये पता नहीं, तो ऐसा नहीं होगा ना। ये बताना पड़ेगा हमारे पास इस चीज का अभाव है, और वह चीज प्रसिद्ध होनी चाहिए। प्रसिद्ध का अर्थ होना चाहिए ये है कि ये जो 7 पदार्थ है ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इनमें से कुछ प्रसिद्ध होना चाहिए, उसमें माना हुआ स्वीकृत होना चाहिए कि हाँ ये है, कभी विश्व में था या अभी है, तो ऐसा वाला पदार्थ होना चाहिए, वो उसको कहेंगे प्रसिद्ध पदार्थ। तो किसी प्रसिद्ध पदार्थ का ही अभाव होता है, अप्रसिद्ध पदार्थ का अभाव नहीं माना जाएगा। ठीक है?
क्योंकि अप्रसिद्ध पदार्थ क्या है कि प्रतियोगी नहीं ना, काल्पनिक है केवल। वंध्यापुत्र का चारों ओर अभाव भरा हुआ, अरे भाई वंध्यापुत्र होता ही नहीं, उसका क्या अभाव होगा, ऐसी कोई संकल्पना। तो ये वाले वंध्यापुत्र, शशविषाण, आकाश कुसुम आदि जो है, ये सभी इसी दिशा में चलते हैं। तो अत्यंताभाव समझ में आया? जी। अत्यंताभाव का जो तर्क संग्रह में लक्षण लिखा है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। एक तैयारी के बाद ही हम उसको देख सकेंगे, तब तक उस पंक्ति को हम नहीं देखने वाले। ठीक है? उसके लिए वो प्रतियोगी, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता अवच्छेदक आदि आदि करना पड़ता है। उसकी तैयारी हम किसी समय करेंगे, तो हम तब आकर के उस लक्षण को पढ़ के चले जाएंगे। अब इतना ही देखते हैं कि ये जो पराग अभाव था, इसका अंत हो जाता है। जो प्रध्वंस अभाव है, उसका आरंभ होता है लेकिन अंत नहीं होता है। लेकिन ये अत्यंताभाव, इसका न आदि है न अंत है ना? और वो स्वरूप संबंध से रहता है, इसलिए इसको त्रैकालिक बोला गया है। त्रैकालिक मतलब नित्य, सदा रहने वाला। यहां तक ठीक है? तो हमें अभी अब तक 3 अभाव पता चलते हैं। ठीक है ना? तो इसके बारे में किसी को कोई संदेह हो, कुछ हो तो बता दो। नहीं ना? हम सबका भी अभाव ही है। हाँ, हम सबका भी अभाव ही है। क्या? हम सबका भी अभाव ही है। ये वो माइक लेकर के बोलो। हम सबका भी अभाव ही है सर। हम सबका अभाव है। अभी आपका अभाव है। हाँ, हम सबका कहीं ना कहीं अभाव है, ये मैं मानता हूँ। जहां जहां हम हैं, वहां पर भी वो अभाव स्वरूप संबंध से नहीं है, बस इतना। हमारा अत्यंता भाव हम जहां है वहां स्वरूप संबंध से नहीं, अन्य स्थान पर स्वरूप संबंध से है ना? अब देखो, अब तुमने मुद्दा उठाया तो हम थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते उसके ऊपर, कि जैसे हाथ पर कपड़ा है ना? कौन से संबंध से है? संयोग संबंध से है। अब न्याय ऐसी परिभाषा व्यवहार करता है कि जैसे ये कपड़े में तंतु है, तो यहाँ पर पट और तंतु दोनों हैं। हमने समवाय संबंध देखा है। तो जो अवयवी पट है, अवयवी पट, वह अपने अवयवों में, तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है। अवयवी पट अपने अवयव तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है। इसको बारीकी से ध्यान में रखना। हाँ, सामान्यतः हमें क्या लगता है कि हमारे कपड़े में तंतु है ना? तंतुओं से कपड़ा बना है, तो हमारा जो व्यवहार है सामान्यतः हम क्या कहते हैं, कपड़े में तंतु है ना? घट में कपाल है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा वाक्य प्रयोग अलग से करना पड़ रहा है। वो है कि जो कपड़ा है वह तंतु में है, अपने अवयवों में है, और संबंध कौन सा है? तो देखो, ये कपड़ा अपने अवयवों में समवाय संबंध से है। और हाथ में किस संबंध से है? क्या कपड़ा समवाय संबंध से हाथ में है? नहीं। कपड़ा हाथ में समवाय संबंध से नहीं है। एक मिनट। हाँ, तो देखो, मैं ये जो विषय कह रहा था कि कपड़ा मेरे हाथ में संयोग संबंध से है ना? क्या कपड़ा समवाय संबंध से मेरे हाथ में है? नहीं। कपड़ा समवाय संबंध से कहाँ है? तंतुओं में। क्या कपड़ा संयोग संबंध से तंतुओं में है? नहीं। कपड़ा संयोग संबंध से तंतु में नहीं, और कपड़ा समवाय संबंध से हाथ में नहीं। अब कपड़ा वैसे हाथ पर होते हुए भी
हाथ पर नहीं है ना? जी कपड़ा हाथ पर है भी और नहीं भी। तो कपड़ा हाथ पर है संयोग संबंध से, जी कपड़ा हाथ पर नहीं है से, कपड़ा तंतु में है समवाय संबंध से, कपड़ा तंतु में नहीं है से। ठीक है, तो इसलिए कोई भी पदार्थ कहीं पर है या नहीं, ये कहने के लिए हमें संबंध भी बताना आवश्यक होता है ना? ये कपड़ा यहां पर मैं है भी सिद्ध कर सकता और नहीं भी सिद्ध कर सकता हूं। यहां पर है संयोग संबंध से, यहां पर नहीं है संबंध से। तो कपड़े का किसी भी पदार्थ का कहीं पर होना न होना उसके संबंध के आधार पर निर्धारित होगा कि किस संबंध से है। ठीक है? हाँ, तो ठीक। तो इसीलिए ये संबंध बड़ा आवश्यक होता है। उसमें दूसरा है, जैसे संबंध आवश्यक होता है वैसे और एक मुद्दा मैं बता के रखता हूं, चूंकि आया ही है तो दो मुद्दे यहां पर। जैसे अब वो क्या है कि वो एक छात्र है चैत्र नाम का, और उसके पिताजी पुलिस अधिकारी हैं। जी क्या है? पुलिस अधिकारी। अब क्या हुआ कि चैत्र के विद्यालय में जब चैत्र पढ़ रहा है, वहां के जो प्रधान अध्यापक है उन्होंने चैत्र के गार्डियन कॉल कहते हैं ना, अभिभावकों को बुलाया। तो चैत्र के अभिभावक वहां उपस्थित हुए। अब चैत्र के अभिभावक जब उपस्थित हुए तो वो तो अभिभावक, इसलिए वो तो पुलिस का जो उनका जो परिधेय वस्त्र होता है, वेशभूषा होती है, तो वो पहन कर नहीं आए थे। अपना साधारण अपना जो कपड़ा होता है वो पहन के आए थे। तो क्या यहाँ पर चैत्र के पिताजी पुलिस अधिकारी के रूप में है? नहीं। तो किस रूप में है? अभिभावक अभिभावक के रूप में है। तो चैत्र के पिताजी पुलिस के रूप में यहां पर नहीं है। ये समझ में आ रहा है? चैत्र के पिताजी पुलिस के रूप में यहां पर नहीं है, लेकिन अभिभावक के रूप में है। जी ठीक, तो हम इसको कहेंगे कि चैत्र के पिताजी में वो जो पुलिस अधिकारी है ना, पुलिस अधिकारित्व एक धर्म है और अभिभावकत्व दूसरा धर्म है। चैत्र के पिताजी में पुलिस अधिकारित्व और रक्षाधिकारी, पुलिस अधिकारी जो भी के रक्षाधिकारित्व और अभिभावकत्व दो धर्म है। ठीक है, तो पुलिस वो रक्षाधिकारित्व के रूप में वह वहां पर उपस्थित नहीं है, लेकिन अभिभावकत्व जो उनमें धर्म है उस रूप से वो वहां पर उपस्थित है ना? तो जैसे हमने क्यों भाई तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कृष्णदास? तो क्या है कि हमें भी विचलित हो जाता है ना पाठ में, यहाँ वहाँ ध्यान देना पड़ता है कहाँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। किसी छात्र को जब वो विषय समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो उसका यदि दूसरी तरफ ध्यान है तो हमें समस्या हो जाती कि भाई उसको वो विषय ग्रहण नहीं होगा, विषय छूट जाएगा। तो विषय छूट जाएगा तो उसका नुकसान होगा, इसलिए सावधानी से चलना पड़ता है। ध्यान दिया करो। पाठ से महत्वपूर्ण यदि कोई विषय अन्य लगता है तो उसको पहले निपटा लो, है ना? जैसे प्रखर है, प्रखर को एक महत्वपूर्ण विषय सामने आया, नहीं प्रखर को नहीं, किसको? प्रत्युष को मेरे ख्याल से। कौन जाके आया अभी अभी? तो पाठ से भी महत्वपूर्ण कोई विषय सामने आया था प्रखर के, आया था कि नहीं आया था? तो वो निपटा के आया कि नहीं आया? हाँ, तो पाठ से महत्वपूर्ण विषय सामने आता है तो उसको समाप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो पाठ में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो
क्या है कि चैत्र के पिताजी वहां पर कार्यालय में, प्रधान अध्यापक के कार्यालय में उपस्थित है, और वहां पर अभी हम क्या कहेंगे कि चैत्र के पिताजी या अभिभावक प्रधान अध्यापक के कार्यालय में संयोग संबंध से है कि नहीं, या समवाय संबंध से है? संयोग संबंध से है। और चैत्र के पिताजी वहां पर वो रक्षाधिकारित्व रूप में है या अभिभावकत्व के रूप में है? हाँ, तो चैत्र के पिताजी संयोग संबंध से है लेकिन समवाय संबंध से उस कार्यालय में नहीं है, एवं चैत्र के पिताजी वहां पर अभिभावक के रूप में है, अभिभावक के नाते है, लेकिन रक्षाधिकारी के नाते नहीं है। तो हमें यहाँ पर संबंध और धर्म ऐसे दो चीजें हैं जिनके दृष्टि से हम उनका होना न होना बता सकते हैं। नियामक कौन से है? संबंध और धर्म। संबंध और धर्म, दो नियामकों के आधार पर हम उनके बारे में वो है या नहीं ये निर्णय करेंगे। तो ये हम जब वो पारिभाषिक, जब वो प्रतियोगिता आदि इसमें चले जाएंगे या प्रकारता आदि, तब वो इसको देख लेंगे। लेकिन अभी विषय को थोड़ा सा समझ में रखना चाहिए कि कोई भी पदार्थ कहीं पर भी होता है या नहीं होता है तो हमें संबंध बताना पड़ता है और धर्म बताना पड़ता है, नहीं तो वो है या नहीं, हाँ का नहीं, नहीं का हाँ कर सकते हैं, है ना। तो इसका यदि न्यायालय में प्रयोग करना है, न्यायालय में कि किसने बोला कि ये जो व्यक्ति है चोरी करते समय वहां पर वो चोरी के घटनास्थल पर उपस्थित था, इतना बोल दिया, तो यदि न्यायिक होगा तो नहीं, ये उपस्थित नहीं था। अब बहस बहस होगी, भाई कैसे क्या करेंगे? बोले वो समवाय संबंध से बात था ही नहीं। तो जो वो जो वादी है उसको एक वाक्य में परिवर्तन करना पड़ेगा कि घटनास्थल पर यह व्यक्ति संयोग संबंध से था, है कि नहीं। जैसे बैंक लूटते हैं तो बैंक में चोर भी होते और बैंक वाले भी होते, तो घटनास्थल पर तो बैंक के अधिकारी भी थे और चोर भी थे, तो ये बोलेगा ठीक है भाई संयोग संबंध से था, समवाय संबंध से नहीं था, तुमने इस युक्ति को पार कर लिया। लेकिन वहां किस रूप में था? चोर के रूप में था या अधिकारी के रूप में था? भाई ये तो अधिकारी के रूप में था, ये तो चोर के रूप में नहीं था। तो मतलब इस, या ग्राहक जो होता है उस रूप में था, तो किस रूप में उस घटनास्थल पर था? तो यदि चोर के रूप में संयोग संबंध से था तभी उसको चोर कहने के लिए तुम आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा इसको चोर, केवल चोर वो वहां पर थे और इसलिए चोर है ये कहना पर्याप्त नहीं होगा। इस प्रकार से वो जो वाद विवाद होगा उसके अंदर इस न्याय के द्वारा प्रवेश किया जा सकता है। चोर को बचाने की कोशिश। हाँ? चोर को बचाने की कोशिश। नहीं, बचाने की नहीं। जो कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति चोर नहीं उस पर भी आरोप होते तो उसको बचाना पड़ता है ना। जी। तो प्रत्येक समय कोई दोषी को बचाने का रास्ता होता है ऐसा नहीं, निर्दोष को बचाने के लिए भी प्रयास किया जाता है ना, निर्दोष भी कई बार खींचे जाते हैं इसके अंदर। जी गुरुजी। ठीक।